नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने इस देश और बिहार में कितने साल शासन किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक और उनके उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश में आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था, जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया इस कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को? सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है। वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है। उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके, कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव पहले ही दिन से वक्फ संशोधन विधेयक को सदन में लाने का विरोध कर रहे थे। हमारे विरोध की वजह से इस बिल को जेपीसी को सौंपा गया। हालांकि जेपीसी में विपक्ष के जितने भी सदस्य थे, उनके संशोधन और सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया। लोकतंत्र में संपूर्ण तानाशाही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी डे 1 से वक्फ बिल का लाने का ही सदन में विरोध हम लोग कर रहे थे। सदन में आया तो हम लोगों के विरोध की वजह से इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंपा गया। हमारे मेंबर मुहिबुल्लाह नदवी सहित विपक्ष के जितने भी मेंबर थे, उनके एक भी अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया गया। वक्फ बिल को लेकर के सड़कों पर भी आम आदमी उतर करके अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सदन में उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की निगाह इस देश की बेशकीमती वक्फ जमीनों पर है, जिसको कब्जा करके अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती। हमें पूरी आशंका थी कि इसी सेशन में, लास्ट के दिनों में ये वक्फ बिल लाएंगे, और अगर ये लाते हैं तो इसका जम करके विरोध सदन के अंदर भी समाजवादी पार्टी करेगी और सदन के बाहर भी इसका विरोध करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वक्फ संशोधन बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो। कुछ लोग इस बिल को लेकर गफलत फैलाना चाहते हैं। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वक्फ संशोधन बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो। कुछ लोग इस बिल को लेकर गफलत फैलाना चाहते हैं। यह बिल वक्फ को मजबूत बनाएगा, पारदर्शिता लाएगा, मुस्लिम समाज के यतीम बच्चे, बेवाओं और गरीब लोगों की खिदमत में काम आएगा। इसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है, जबकि यह बिल मुस्लिम बेहतरी के लिए है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी। इसे वक्फ संशोधन बिल बनाया गया और जल्दी और जबरदस्ती से इसे जेपीसी में पास करवाया गया। विपक्ष को एक दिन पहले 1000 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी गई थी, जिसे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से
सत्ता में आई है उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे इस देश में आपसी सद्भाव बिगड़े। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहां भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। सर, किरण रिजिजू का कहना है कि मासूम मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग इसे गुमराह कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी छीनने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है। ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि देश में इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें विपक्ष ने कंफ्यूजन का फायदा उठाने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों के बीच द्वेष फैले और उसका राजनीतिक लाभ विपक्ष के लोगों को मिले, यह विपक्ष की प्राथमिकता में शामिल है। इसी मसले की बात क्यों करें? देश में इससे पहले भी कई बार ऐसे मसले हुए हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने कंफ्यूजन का फायदा लेने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों में द्वेष फैले, कैसे कंफ्यूजन हो और इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष के लोगों को मिले, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसी मसले की बात क्यों करें? देश में इससे पहले भी कई बार ऐसे मसले हुए हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने कंफ्यूजन का फायदा लेने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों में द्वेष फैले, कैसे कंफ्यूजन हो और इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष के लोगों को मिले, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। धोलाहाट, पश्चिम बंगाल के धोलाहाट के पाथर प्रतिमा गांव में हुए विस्फोट पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि बंगाल में हर 2-3 महीने में ऐसी घटनाएं होंगी। ममता बनर्जी ने उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। आजादी के बाद से बंगाल ने कभी इतना अक्षम गृह मंत्री नहीं देखा। मेरा 1 महीने या 2 महीने पहले का कोई बाइट देख लीजिएगा, बंगला में या हिंदी में, तो उसको पता चलेगा आपको कि मैंने पहले ही ऐसी आशंका जताई थी कि इस तरीके की घटना बंगाल में हर 2 महीने 3 महीने में घटेगी, क्योंकि बंगाल को ममता बनर्जी ने बम और बारूद के ऊपर बैठा के रखा है। इसको ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया बंगाल को, और वही हो रहा है। अभी तो हुआ है, आप 2 महीना वेट करिए, 2 से 3 महीने के अंदर फिर एक ऐसी घटना घटेगी। ऐसी घटना बार बार घट रही है और बार बार घटेगी, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी इस बंगाल की होम मिनिस्टर है। इतना नालायक होम मिनिस्टर बंगाल ने किसी भी समय में, इंडिपेंडेंस के बाद से, हमारे आजादी की बात से आज तक कभी नहीं, इतना इनकॉम्पिटेंट और होम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हर बिल को पेश करती है तो वक्फ बिल को भी पेश करेगी। सदन में कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक समाज की जरूरत है और देश का हर समाज ये चाहता है कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाए। यह हमारी संवैधानिक ड्यूटी है कि हम गरीबों के साथ खड़े रहें और इस बिल को लाएं। जो लोग इसे असंवैधानिक कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण के नाम पर 2013 में इसमें संशोधन लाए और 1995 में कानून लेकर आए। अमेंडमेंट बिल
समाज की जरूरत है और देश का हर समाज, हर गरीब, हर वंचित आज चाहता है कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आए। अभी हमने देखा कैसे ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने देश के सामने रखा कि अजमेर दरगाह के चीफ भी इसका समर्थन कर रहे हैं। केरला के अंदर बिशप काउंसिल ने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि समाज का हर वर्ग ये जानता है कि जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ लोग कहते हैं ये वक्फ की जमीन है, कुछ लोग कहते हैं ईडन गार्डन वक्फ की जमीन है, कुछ लोग कहते हैं 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर वक्फ का है, कुछ लोग कहते हैं कि 600 ईसाई परिवारों की जमीन वक्फ की जमीन है, कुछ लोग गरीब मुसलमानों की जमीन को वक्फ की जमीन कहते हैं। तो ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है कि हम गरीबों के साथ में खड़े रहें और वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए। जो लोग इसको असंवैधानिक कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण के नाम पर 2013 का अमेंडमेंट लेके आए और 1995 का कानून लेके आए। आज इन सबको घबराहट इसीलिए है क्योंकि जमीन पर गरीब मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। आज जो इस पर झूठ फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए के वक्त में ये झूठ फैलाया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सीए लागू हो चुका है और एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। ये दो सोच के बीच में एक निर्णय देश करना चाहता है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को चुनना चाहता है, ना कि तुष्टीकरण करने वाले नेताओं का, जिनकी नीति और नियत शाबानों के समय में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने की थी, क्योंकि अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते थे। देश संविधान से चलेगा, ना कि वोट बैंक से। आज से 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और श्रद्धालुओं ने नहाय खाए का अनुष्ठान किया। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां व्रती आज से 4 दिवसीय चैती छठ की शुरुआत कर रही है और इस महापर्व के अवसर पर श्रद्धालु नहाय खाए का जो अनुष्ठान होता है और इसको करते हुए इस 4 दिवसीय चैती छठ की पर्व की आज शुरुआत हो गई। कैग रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि एक एक करके जो कैग रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें जो बातें सामने आ रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार हर एक विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी। देखिए, मुख्यमंत्री महोदया ने संकल्प लिया था कि पहले ही दिन से हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे। एक एक करके जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है, हर रिपोर्ट में ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्रिमंडल और उनकी सरकार हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी, कमीशन खा रहे थे और दिल्ली की जनता को लूटने का काम उन्होंने किया। डीटीसी की रिपोर्ट में आया है कि 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान डीटीसी का हुआ। लिकर स्कैम की रिपोर्ट बता रही है कि 2,000 करोड़ रुपए का केवल रेवेन्यू लॉस दिल्ली की जनता का हुआ। अस्पतालों की रिपोर्ट बता रही है कि 14 अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए और एक भी अस्पताल बनाया नहीं गया। हर रिपोर्ट सामने आ रही है, हर विभाग में। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। और हर विभाग में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ये सच दिल्ली की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से आएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उत्तराखंड से उन्हें जोड़ देना चाहिए। नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए।
बहुत सारी जगहों के नाम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दिया, उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।